हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसी की सीरीज का पार्ट 8 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 टू 120 देखेंगे। ऑलरेडी 105 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 106 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 106 क्वेश्चन से तो क्वेश्चन है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए हिस्टोरिकल थ्योरी, बी लोकेशनल थ्योरी, सी मैकेनिस्टिक थ्योरी और डी नन ऑफ एबव। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को और किस नाम से जाना जाता है? हिस्टोरिकल थ्योरी, लोकेशनल थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैकेनिस्टिक थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मैकेनिस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मैकेनिस्टिक थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में जो भी थिंकर्स है उन्होंने इकोनॉमिक मैन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां पे प्रिंसिपल्स के लिए ज्यादा फोकस किया गया, प्रिंसिपल पे, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। तो इसलिए इसे मैकेनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है, क्लासिकल थ्योरी को। अगला सवाल है, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर प्रोपोनेड बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के द्वारा कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को बनाया गया था? ऑप्शन ए 4, बी ए 7, सी ए 10 और डी ए 14। तो आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके पिछले क्वेश्चंस में। हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एफ डब्ल्यू टेलर, द फाउंडिंग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, propounded the theory which was conceived to a scientific methodology of। एफ डब्ल्यू टेलर, जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, उन्होंने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से किस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था? मतलब उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किस बेसिस पे आया था, उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किस बेसिस पे दिया था उन्होंने? ऑप्शन ए केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बी जनरलाइजेशन, सी मेजरमेंट और डी ऑल ऑफ एवर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? एफ डब्ल्यू टेलर, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के फाउंडर थे, फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो थ्योरी दिया, उसे किस मेथड का यूज करके दिया, किस मेथोडोलॉजी के थ्रू दिया वो? और ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव क्यों? केयरफुल ऑब्जर्वेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर आप हम लोग देखें, एफ डब्ल्यू टिलर ने जो बुक लिखी, जैसे एपी सीरेट सिस्टम, जो कि 1895 में पब्लिश हुआ था, शॉप मैनेजमेंट 1903 में पब्लिश हुआ था, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में पब्लिश हुआ था। तो अगर आप देखें, इन बुक्स को नाम से भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि एफ डब्ल्यू टेलर ने छोटी छोटी चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान दिया। तो वहां पे इसलिए यहाँ पे केयरफुल ऑब्जर्वेशन है। जनरलाइजेशन इसीलिए क्योंकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा, उनके अनुसार ये हर जगह काम करता था, तो इसलिए ये जनरलाइजेशन। और मेजरमेंट तो आप तो देख रहे हैं, एपी सीरेट सिस्टम जैसा बुक है उनका, तो मेजरमेंट पे भी उन्होंने ध्यान दिया ही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कॉमन सेंस का यूज करना होता है। आपके पास जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जैसे उन्होंने क्या बुक लिखी है, ये सब अगर आपको पता है, तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके इस तरह का क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप अगर पढ़ते हो तो चीजों को रिलेट करना पड़ता है, तब होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगला सवाल है, delegation of authority by a sales manager to his salesman is an example of। किसी सेल्स मैनेजर ने अपने अथॉरिटी सेल्समैन को डिलीगेट किया, ये किस चीज का एग्जांपल है? ऑप्शन ए अपवर्ड डेलीगेशन, बी डाउनवर्ड डेलीगेशन, सी साइडवर्ड डेलीगेशन और डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डाउनवर्ड डेलीगेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेल्स मैनेजर का पोस्ट ऊपर होता है, वो अपने सेल्समैन को अपना कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करता है, तो डाउनवर्ड डेलीगेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड जनरलिस्ट। इन रिपोर्ट में से कौन सा रिपोर्ट है जो स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट से के रिलेशन के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए
फुलटन कमेटी रिपोर्ट, बी हेल्डन कमेटी रिपोर्ट, सी कोठारी कमेटी रिपोर्ट और डी सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फुलटन कमेटी रिपोर्ट। The Fulton Committee report deals with the relation between specialists and generalists. The correct option of option A. अगला सवाल है On what equal basis positions are grouped under position classification? आपको पता होगा, हम लोग ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियो में किसी वीडियो में ये देख चुके हैं पोजीशन क्लासिफिकेशन और रैंक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बात कर रहा है पोजीशन क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ क्वेश्चन है ऑन व्हाट इक्वल बेसिस पोजीशंस आर ग्रुप्ड अंडर पोजीशन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए एज, बी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सी सैलरी स्ट्रक्चर, डी सीनियरिटी सर्विस। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ग्रुप्ड अंडर पोजीशन क्लासिफिकेशन। अगला सवाल, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन द। भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग कहाँ पे इंक्लूड किया गया? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट में, बी स्टेट लिस्ट में, सी कंकरेंट लिस्ट में और डी स्पेशल लिस्ट में। तो आपको ये बताना है भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग को किस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट। जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं, कोई स्टेट भी अपने इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कर सकता है, वहीं पे यूनियन तो करता ही है। अगर आप यूनियन के स्कीम्स को देखें, प्लानिंग को देखें, तो आपको पता चल जाएगा यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कीम्स लाते हैं इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और सोशल प्लानिंग वगैरह, और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ करते हैं। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जहाँ पे रूल बना सकते हैं। और आपको साथ में ये भी बताते चले यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में मेंशन है, 7th शेड्यूल में मेंशन है। और ये जो डी ऑप्शन है स्पेशलिस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्पेशलिस्ट जैसा कुछ नहीं है। अगला सवाल है द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट मद्रास इन द ईयर। भारत का पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में किस साल सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए 1667, बी 1677, सी 1687 और डी 1697। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1687। तो द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप एट मद्रास इन द ईयर 1687। तो मद्रास में पहली बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1687 में सेटअप किया गया था। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिविल सोसाइटी इन इंडिया। सिविल सोसाइटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना। ऑप्शन ए दे क्रिएट अवेयरनेस, एजुकेट एंड सेंसिटाइज पीपल ऑन कॉमन इश्यूज एंड एक्ट एज कैटलिस्ट्स ऑफ सोशल चेंज, बी दे आर सोवरेन बॉडीज, सी दे आर वॉलंटरी बट नॉट नॉन प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज, डी दे वर्क इन क्लोज प्रोक्सिमिटी विथ पीपल। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में सिविल सोसाइटी के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है। तो ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं दे वर्क इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ पीपल। हाँ ये सही है कि वो लोग से नजदीक होके, लोग से करीब जाके काम करते हैं, लोग के साथ काम करते हैं, एक तरह से कहा जाए। सी है दे आर वॉलंटरी बट नॉन प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज। हाँ वो वॉलंटरी है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज भी होते हैं सिविल सोसाइटी। ए है दे क्रिएट अवेयरनेस, एजुकेट एंड सेंसिटाइज पीपल ऑन कॉमन इश्यूज एंड एक्ट एज कैटलिस्ट्स ऑफ सोशल चेंज। बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऐसे हैं जो अवेयरनेस फैलाते, एजुकेट करते हैं, एजुकेशन सोसाइटी वगैरह बना के स्कूल वगैरह भी खोलते हैं ये लोग, और लोगों को कॉमन इश्यूज पे सेंसिटाइज करते हैं, मतलब लोगों को कॉमन इश्यूज पे के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं और एक माध्यम होते हैं सोशल चेंज के लिए। ये भी सही है ऑप्शन, ये भी सही। लेकिन अगर ऑप्शन बी देखा जाए दे आर सोवरेन बॉडीज, तो नहीं, कोई भी सिविल सोसाइटी सोवरेन बॉडी नहीं होता है, स्वायत्त संस्थान नहीं होता कोई भी सिविल सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दे आर सोवरेन बॉडीज। सो ये स्टेटमेंट गलत है सिविल सोसाइटी के बारे में, और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला सवाल है रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन सर्विस में? ऑप्शन ए आर्टिकल 315,
बी आर्टिकल 325, सी आर्टिकल 335 और डी आर्टिकल 345। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 335। तो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सर्विस में रिजर्वेशन दिया जाता है भारतीय संविधान के अनुसार। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द फीचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एब्सेंट? इनमें से किस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू का फीचर एब्सेंट है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी इंडिया, सी यूएसए या डी ऑल ऑफ एबव। तो जुडिशियल रिव्यू का फीचर किस में एब्सेंट है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो फ्रांस में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है। जुडिशियल रिव्यू आपको बताते चले सिस्टम फ्रांस में नहीं है और एक यूनाइटेड किंगडम में भी जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू तो है ही और यूएसए में तो है ही, क्योंकि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया है वो यूएसए के से ही लिया गया। तो इस क्वेश्चन का लेकिन करेक्ट आंसर बताना है कि कहाँ पे नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है, फीचर नहीं है। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट कॉमन? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन नहीं है? ऑप्शन ए अकाउंटिंग, बी फाइलिंग, सी मैनेजरियल टेक्निक्स और डी स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बिल्कुल अलग है। आप किसी कंट्री को देखिए और किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को देखिए, दोनों का स्कोप देखिए, किसी भी हाल में दोनों का स्कोप मिल रहा है, किसी भी हाल में दोनों का स्कोप नहीं मिल सकता है। एक कंट्री को चलाने में जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, जितनी तरह की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी किसी कंपनी में नहीं आ सकती, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकती है। तो स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। वहीं पे अकाउंटिंग, फाइलिंग और मैनेजरियल टेक्निक तो लगभग बराबर ही है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, लेकिन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा वृहद है एज कंपेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगला सवाल है, मैनेजरियल ग्रिड वाज डेवलप्ड बाय, ये तो आसान है। ये ऑप्शन ए ब्लैक एंड व्हाइट, बी ब्लैक एंड माउंटेन, सी माउंटेन एंड व्हाइट और डी नन ऑफ एवर। फिर तो मैनेजरियल ग्रिड को किसने डेवलप किया? ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको कहीं मिल जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्लैक एंड माउंटेन ने मैनेजरियल ग्रिड को डेवलप किया था। अगला सवाल है, नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन। नेगेटिव मोटिवेशन किस पे बेस है? ऑप्शन ए फियर, बी मनी, सी रिवॉर्ड और डी स्टेटस। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप लोगों ने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी पढ़ा है, ये क्वेश्चन उधर ही से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फियर। नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन फियर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट सवाल जिसका आंसर हम बताने वाले हैं, तो वो है, ब्यूरोक्रेसी दैट इज कमिटेड टू द प्रोग्राम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इज कॉल्ड। वो ब्यूरोक्रेसी जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसके प्रोग्राम के प्रति कमिटेड रहती है, इस टाइप की ब्यूरोक्रेसी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डीपोलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, बी फुली पोलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, सी सेमी पोलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी और डी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो इस तरह की ब्यूरोक्रेसी का क्या नाम है? इस तरह की ब्यूरोक्रेसी के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ब्यूरोक्रेसी दैट इज कमिटेड टू द प्रोग्राम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इज कॉल्ड कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर हम बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के आगे देख सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन के आगे अभी हम लोग 121 टू 135 क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे। इस पार्ट 9 में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, इस पार्ट 9 में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर नहीं देखेंगे। आंसर इसका पार्ट 9 में देखेंगे। ये पार्ट 8 है, आप लोग जैसा देख सकते हैं ये पार्ट 8 है और हम लोग इसका आंसर अभी जो क्वेश्चन देख रहे हो वो पार्ट 9 का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग पार्ट 9 में देखेंगे। लेकिन आप लोग को इसका आंसर इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज। सबसे महत्वपूर्ण सिटीजन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से करता है? ऑप्शन ए एडवाइजरी कमेटी के थ्रू,
बी इलेक्शन के थ्रू, सी प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू और डी पब्लिक ओपिनियन के थ्रू। कमेंट करके इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर बताइए, तो आप पता चलेगा आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, आपको और कितना प्रिपेयर करने की जरूरत है, आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का पार्ट इनमें से कौन नहीं कहलाता? ऑप्शन ए कास्ट एसोसिएशन, बी फैमिली, सी लेजिस्लेचर और डी एनजीओज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स, कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस म्युनिसिपल इलेक्शंस अंडर ऑप्शन ए आर्टिकल 241, बी आर्टिकल 241 टू, सी आर्टिकल 243 के, डी आर्टिकल 245 डी। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन आप लोग को पता ही होगा, म्युनिसिपल इलेक्शन करवाते, लोकल बॉडीज के इलेक्शन वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि म्युनिसिपल इलेक्शन किस आर्टिकल के अंडर होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर म्युनिसिपल इलेक्शन करवाते हैं। अगला सवाल है, हु कंसीव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी दयानंद सरस्वती और डी विनोबा भावे। तो आपको इसका भी आंसर बताना कमेंट में। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नया इनिशिएटिव, मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम आपको क्वेश्चंस कुछ प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये पार्ट 8 चल रहा है, वीडियो का पार्ट 8 है, लेकिन ये क्वेश्चंस पार्ट 9 का है। हम पार्ट 9 का क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप लोग इसका आंसर आता है तो अच्छा, आप लोग आंसर आता है तो कमेंट करो, अगर नहीं आता है तो आप लोग इसका कोशिश करो इसका आंसर ढूंढने की बुक्स में या फिर नेट में, या जिस तरह से भी। अगर आप लोग ऐसा करते हो ना, तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग को खुद से भी अपनी तरफ से कुछ मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ अगर हम हर क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता दें या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो वो तो चलो, अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है आंसर तो कोई नहीं, हम अगले वीडियो में बता देंगे। पर एक बार अपने से कोशिश करना भी तो बनता है। इसीलिए हर वीडियो में अब ऐसा ही होगा, जैसे ये पार्ट 8 चल रहा है तो पार्ट 9 का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप पार्ट 9 का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और इसका जो है ये पार्ट 9 जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। फिर वहाँ जो पार्ट 9 वीडियो होगा उसमें हम लोग पार्ट 10 का क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आप लोग का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए इस तरह से चीज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, हु प्रिपेयर्स द कंबाइंड फिनांस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड फिनांस और रेवेन्यू अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? ऑप्शन ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, सी ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट और डी नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। अगला सवाल है, द सिविल सर्विस वॉज डिफाइंड एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिसर्स परमानेंट पेड एंड स्किल्ड बाय whom? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मैक्स वेबर, सी हर्मन फाइनर और डी नन ऑफ एबव। अगला सवाल है, द कैग ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर किसका ऑडिट नहीं करता है, ये बताना। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी गवर्नमेंट कंपनीज और डी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनमें से किसका ऑडिट नहीं करता रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का? कैग, ये बताना है। अगला सवाल है, ग्रैंड कॉप्स इन फ्रेंच सिविल सर्विस स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए सीनियर लेवल ऑफ डिफेंस एडमिनिस्ट्रेटर्स, बी सीनियर लेवल ऑफ जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, सी सीनियर लेवल ऑफ जर्नलिस्ट कम स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स और डी सीनियर लेवल ऑफ स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अगला सवाल, स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, बी द कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ द सुपीरियर ओवर द सबऑर्डिनेट, सी द नंबर ऑफ पीपल बीइंग कंट्रोल्ड, डी द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। अगला सवाल है, according to whom public administration includes only the executive branch of government? Option A L.D. White, B Gulick, C Willoughby, D none of above. अगला सवाल, the theory of prismatic society in public administration is based on. Option A institutional comparison of public administration in developed countries, B historical studies of public administration in different societies, C structural functional analysis of public administration in developing countries or D
स्टडी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी, कौन सा स्टाफ एजेंसी का फंक्शन नहीं है ये बताना। ऑप्शन ए अचीविंग गोल्स, बी एडवाइजिंग, सी कंसल्टेशन और डी प्लानिंग। अगला सवाल, इन फ्रांस द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज, ऑप्शन ए 4 ईयर, बी 5 ईयर, सी 6 ईयर और डी 7 ईयर। अगला सवाल, the state finance commission is appointed by a state government every 5 years to determine, option A, budgetary requirements of various departments of the state government, B, financial resources of the state for placing states requirements before the union government, C, pattern of distribution of states tax revenue between the state government and local bodies and the pattern of grant in aid to local bodies, D, none of above। अगला सवाल है, which of the following states does not have Panchayati Raj institution at all? Option A Assam, B Tripura, C Nagaland और D हरियाणा। तो ये था सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोग ये भी समझ लीजिए कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपको आंसर पता नहीं चल पा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर बता देंगे और एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से बता देंगे। और साथ में वैसे तो बहुत लोग नहीं देख रहे हैं अभी फिलहाल वीडियो, फिलहाल सिर्फ जहाँ तक मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही व्यूअर है जो एक्टिव व्यूअर है, जो कमेंट भी करते हैं और वीडियो भी देखते हैं। तो जो भी हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को शेयर कीजिए, और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए, हर लोग को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो में कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाए, जैसे आज मैंने इनिशिएटिव शुरू किया कि क्वेश्चंस, अगले वीडियो क्वेश्चंस इस वीडियो में डाल रहे हैं, अगर आप लोग को लगता है और कुछ ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, है ना। तो थैंक्स, अगले वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक्स।